बिट्टू सर सही में बोल रहे थे कि लास्ट क्लास में जो है बच्चा निकल जाता है। इसी वजह से वो बोले ना हमको पहले जाने दीजिए। बोले ठीक है जाइए। तो आप लोग 4 क्लास नहीं करेंगे क्या? तब 3 क्लास हम कर देंगे, हमको कोई दिक्कत। 4 क्लास करेंगे। 5 क्लास। चलिए, क्या हाल चाल है? आइए, इस चैप्टर में जो बचा हुआ क्वेश्चन है 20-25 एकदम आसान सब है। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। हमको कल ही समाप्त कर देना चाहिए। मिस्टेक कर गए। ठीक है। नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन अगर थोड़ा कंसेप्चुअल हो, टफ हो, तब मतलब रुक जाए वो अलग चीज है, लेकिन आज हम देखे अभी, यानी आने से पहले तो हमको लगा क्वेश्चन तो बड़ी आसान है, कल ही करवा देना चाहिए था। ठीक है। तो वही तो हम बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन आसान है। खैर कोई बात नहीं है। आज दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर देते, खैर कोई बात नहीं है। आइए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन भी हम देखे बहुत आसान है, तो हम बिट्टू सर को बोले मेरा आसान है क्वेश्चन, हमको लगता है 15-20 मिनट में निपट जाएंगे, आप ही जाइए पढ़ाइए बढ़िया से। सर बोले हाँ थे कुछ लोग से तो सच में मिल रहे थे। ये तो बात सही है। लेकिन ये भी बात था कि जो है मतलब आसान क्वेश्चन है। कुछ लोग आए हुए थे, मिल तो रहे ही थे। ठीक है। अब हम नीचे में रहेंगे तो लोग तो मिलने के लिए अभी करता है। अभी क्लास में आ रहे थे तो मतलब थप्पड़ भी एगो, मतलब इसी बैच की एक लड़की है कविता, बबीता क्या, कविता नाम बताई। वो अपनी माँ को लेकर के आई हुई थी, तो उससे मिले, बात की है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पढ़ने से भागती है जी। कहाँ जा रही थी तुम? मारेंगे हम, देख रही हो? हाँ। माँ बाप यहाँ पढ़ने भेजा है। आई डेली गायब हो जाती हैं। तुम लोग नजर रखता है? बताइए कितना आदमी आप पे नजर रखता है, आप भाग जाते हैं। शांत रहो। शांत शांत। आइए। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गांधी नगर के संतों ने कर दिया कमाल। न है एगो गीत, महात्मा गांधी को लेकर कहा जाता है। और गुजरात का ही एक प्रमुख शहर गोधरा है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है। गोधरा कांड हुआ था, याद है? 2002 में ना, 2002 में गोधरा कांड हुआ था। समझे? अहमदाबाद कौन नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर। महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किए थे? हैं? साबरमती। हाँ, सत्याग्रह आश्रम को हम लोग साबरमती आश्रम भी कहते हैं, या साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। दोनों बात बराबर ही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट और विश्वत रेखा के बीच की दूरी देखिए। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और विश्वत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा
और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 876 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 876, 876 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणी नोक है। और इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। आप समझिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, हाँ या ना? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह ग्रेट निकोबार के अंतर्गत, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में है। यानी एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा जो है कौन राज्य से नहीं मिलती है? देखिए बाबू, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो ये ओडिशा के साथ सीमा बनाती है। फिर छत्तीसगढ़ जो है आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। फिर छत्तीसगढ़ जो है तेलंगाना के साथ सीमा बनाती है। फिर छत्तीसगढ़ जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। फिर छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। और फिर छत्तीसगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। और फिर छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के साथ सीमा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ जो है 7 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और छत्तीसगढ़ जो 7 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है वो 7 भारतीय राज्य है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है बिहार के साथ सीमा नहीं बनाती है, छत्तीसगढ़ जो है बिहार के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार होगा ना उत्तर। अब यहां पर बाबू आप बिहार को देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है ये बिहार की सीमा है। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है। तो बिहार जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाती है और इसके अलावा बिहार पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। तो इस बात को भी बाबू आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी? 8 गुना है हो। 8 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है लद्दाख, लद्दाख है लद्दाख। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा ना बाबू, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली हो जाएगा। ऐसे ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लद्दाख हो जाएगा। पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में है और छोटा नागपुर झारखंड में है। यानी पाट अंचल की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां है? झारखंड में। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। मतलब झुमरी तिलैया में रेडियो स्टेशन है, वहां पर कॉल लगा करके जो है आप फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। आप कह सकते हैं हमको फल्ला गीत सुनाइए, हम फल्ला गीत फल्ला को समर्पित करना चाहते हैं, तो आपको सुना देगा बाबू। तो झुमरी तिलैया जो है आपको झारखंड में है। कहां है? झारखंड में। झारखंड में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कोहिनूर अगर देखा जाए तो भारत का कोहिनूर जो है बाबू आपको आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश। कौन एक सुनियोजित राजधानी नहीं है? बेंगलुरु,
बंगलुरु की अगर हम लोग बात करें तो सुनियोजित ढंग से बसा हुआ राजधानी बंगलुरु नहीं है। राजधानी है असम, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलोंग। उत्तर क्या होगा? 3 2 4 1 बी। किस निम्नलिखित में से किस राज्यों का युग्म कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है? देखिए बाबू आप ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा आप सब लोग जानते हैं कितना डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कर? 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम राज्यों से होकर गुजरती है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कर्क रेखा के दक्षिण में कौन है? तो कर्क रेखा के दक्षिण में महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है। ये तमाम ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। ये तमाम ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें हम लोग तो दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, फिर जो है आपको पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसके बाद कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य अगर देखा जाए तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये तमाम ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है। तो हमने आपको कर्क रेखा के जो उत्तर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो भी बताया, और जो कर्क रेखा के दक्षिण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो भी बात हमने आपको बतलाया है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए क्या होगा? ए नंबर असम के वजह से नहीं होगा, क्योंकि असम कर्क रेखा के उत्तर में है। बी नंबर पश्चिम बंगाल के कारण नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो होकर गुजरती ही है, और जिससे होकर गुजरती है वो उत्तर या दक्षिण दोनों में से कहीं पर थोड़े होगा, नहीं। और सी झारखंड के कारण नहीं होगा, क्योंकि झारखंड से होकर गुजरती ही है। तो जब ए बी सी नहीं होगा तो क्या होगा उत्तर? डी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए बाबू आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, दोनों आधार पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, दोनों आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों आधार पर जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर में, संभवतः 32 वर्ग किलोमीटर में जो है लक्षद्वीप फैला हुआ, मात्र लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि त्रिपुरा एक राज्य है। त्रिपुरा क्या है? राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, घटते क्रम। देखिए एक बात आप जानते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहां पर हो जाएगा 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद बिहार। 3 4 1 और 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? अब ये क्वेश्चन जो है बहुत औचित्य वाला नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अब क्या सब राज्य का क्षेत्रफल जानिएगा? नहीं जानना जरूरी है, ठीक है। तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में।
कौन सा सही सुमेलित है? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है? नहीं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में है? हाँ। हुबली महाराष्ट्र में है? नहीं। हुबली कर्नाटक में है। और हुबली जो है कौन रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। हुबली कर्नाटक में है। एगो हुबली है और एगो हुगली है। ये जो हुबली है ये कर्नाटक में है। और ये जो एगो हुगली जो है ना बाबू, हुगली जो है आपको वेस्ट बंगाल में है। हुगली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और हुगली जो है बाबू एक बंदरगाह नगर है। हुगली एक बंदरगाह नगर है। और जानते हैं बाबू, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह बड़ा बंदरगाह है और हुगली बंदरगाह छोटा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह पर बहुत ज्यादा भार है। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही हुगली बंदरगाह का निर्माण किया गया है। समझ गए ना? गुंटूर ओडिशा में नहीं, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है? मतलब घटते क्रम में सही है। इन राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अरे राजस्थान तो 1 नंबर पर है, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर है, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। लातूर किस प्रांत में है? लातूर महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह है विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती। और सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। हाँ, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का युग्म कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, अभी तुरंत बताएं। ओडिशा, मणिपुर, बिहार, मेघालय। क्या होगा? ए बी क्या होगा? बी। अच्छा, ए क्यों नहीं होगा? है? ए क्यों नहीं होगा? है? ओडिशा दक्षिण में है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओडिशा दक्षिण में है, जबकि पूछा क्या जा रहा? उत्तर में। बात समझे? अच्छा, बी होगा। सी क्यों नहीं होगा? पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। डी क्यों नहीं होगा? है? गोवा महाराष्ट्र दक्षिण में है। बात समझे? बी होगा उत्तर। कौन सा देश भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा लगाती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा लगाती है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो यह स्थलीय जलीय दोनों सीमा लगाती है। बांग्लादेश भी स्थलीय जलीय दोनों सीमा लगाती है। श्रीलंका जलीय सीमा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? अपना बिहार। कौन है? अपना बिहार। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। देखिए तो, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 7 राज्य से लगा है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है,
राजस्थान के साथ सीमा बनाती है, गुजरात के साथ सीमा बनाती है, महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है, हैं? 5। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। गुजरात के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। इसके अलावा किसी के साथ बनाती है? हैं? बताइए कि गलत या सही? गलत ना। अब आगे बी नंबर ऑप्शन को छोड़िए। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। पंजाब, ये पंजाब है, पंजाब की सीमा एकदम जम्मू कश्मीर से मिलती है। पंजाब की सीमा एकदम जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो यहां पर कह रहा है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, सही है या गलत? है गलत ना। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है? है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। जब बाबू ए सी डी गलत है तो सही कौन है? बी नंबर, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। समझ गए ना? दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और द्वीप स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, यानी आजादी के बाद भी दमन और द्वीप जो है, यानी 1947 के बाद भी दमन और द्वीप जो है ब्रिटिश आधिपत्य में था, यानी आजादी के बाद भी दमन और द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार था। नहीं, आजादी के बाद भी दमन और द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, बल्कि पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पुर्तगाली, पुर्तगाली। दमन और द्वीप के बीच में खंभात की खाड़ी है। हाँ, सही बात है, दमन और द्वीप के बीच में खंभात की खाड़ी है। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा यहां पर, गुजरात में जो है ना, गुजरात में यहां पर दीव है और यहां पर दमन है। ये दोनों के बीच में जो ये जलीय भाग है ना, यही तो खंभात की खाड़ी है, यही तो खंभात की खाड़ी है। तो दमन और द्वीप के बीच में यहां पर खंभात की खाड़ी है। और कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में, ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में जो खाड़ी है, इसे हम लोग कच्छ की खाड़ी कहते हैं। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। तो कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में कच्छ की खाड़ी है और दमन और द्वीप के बीच में खंभात की खाड़ी है। सही बात है। इसकी राजधानी दमन थी। देखिए, जब दमन और द्वीप जो है, जब दमन और द्वीप जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो इसकी राजधानी दमन हुआ करती थी। यानी आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। चलिए, खत्म हो गया पहला चैप्टर। अब सुनिए होमवर्क। दीजिए, होमवर्क पूछते हैं पहले, फिर होमवर्क देंगे। पहले होमवर्क पूछते हैं। बोतल किसका है? वो किसका है? आपका है, लीजिए। फिजिक्स में क्या दिए थे? चैप्टर नंबर 3। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल लॉ किसने दिया? न्यूटन। कौन दिया है? आगे बताइएगा। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? अरे, ज्वार भाटा जानते हैं? समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। तो ये जो समुद्री जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से, जैसे हम लोग कोई वस्तु को फेंकते हैं वो नीचे गिर जाता है, किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण के वजह से। तो वही उसी वजह से जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है।
गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? शून्य। क्या होता है? शून्य ना। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का क्या समान होता है? त्वरण। क्या समान होता है? त्वरण ना। अच्छा, किस स्थान पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा? ध्रुव पर ना। अच्छा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं की प्रायः आकृति क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा पर किसी धातु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? 1/। पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम कहां होता है? ध्रुव पर। ग्रह परिक्रमा करता है कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भू स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल होता है 24 घंटा। 24 घंटा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। बायोलॉजी बताइए। ई कैसे टिक मारे हैं वो? बताइए। साइटोसोम के अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहते हैं? न्यूक्लिक। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसो। कोशिका का पावर हाउस। माइट्रो। सबसे बड़ा अंगक। लबक कौन है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। क्या कहते हैं? तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया? सिंगर और निकलसन ना। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? राइबो। डीएनए हेलिक्स। डीएनए दो हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन। और माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज में। एनाफेज में। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। इसमें दिए थे चैप्टर नंबर 3। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कौन है? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई? 10 ना। भारत के संविधान भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में। किसने कहा था भारत एक और संघात्मक राज्य है? केसी वियर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव। और कुछ है? अब होमवर्क सुनिए आगे।
देखिए कल का होमवर्क सुनिए। इकोनॉमिक्स चौथा चैप्टर क्लियर हुआ? कल हो जाएगा। आगे सुनिए, अच्छा सुनिए ना, आगे सुनिए। ज्योग्राफी पहला चैप्टर पूरा, ठीक है? ज्योग्राफी पहला चैप्टर पूरा, इसके बाद इतिहास दूसरा चैप्टर पूरा। ज्योग्राफी पहला चैप्टर पूरा, इतिहास दूसरा चैप्टर पूरा, और पॉलिटी चौथा चैप्टर पूरा, ठीक है? इतना ही होमवर्क है। और फिर इसके बाद सुनिए ना, 1 मिनट बाबू सोना सुनिए, 1 मिनट। इसके बाद कल जो है होमवर्क दे देंगे हम आपको, पॉलिटी 5वां चैप्टर और इकोनॉमिक्स चौथा चैप्टर। फिर जितना हम लोग पढ़े हैं उतना हम लोग रिवीजन भी कर लिए, याद भी कर लिए, और फिर उसके बाद नया स्टडी प्लान देंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो पढ़े हैं वो भी रिवीजन। सबसे पहले जो पढ़े हैं, देखिए होना क्या है, रुको ने यार, देखिए होना क्या चाहिए बाबू जानते हैं? एक बात सुनो ना, है बैग वाला मारेंगे दूझा पर हम मुंह लाल कर देंगे। देख रहा है कैसा हाथ है, एक हाथ लगेगा 5 दिन तक उठ के पानी नहीं पी पाएगा। सुनिए, देखिए होना क्या चाहिए बाबू जानते हैं? होना ये चाहिए जितना हम पढ़े वहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना करें। दिमाग में बैठाइए बात को, मतलब ये वही बात है, मतलब खाएंगे थोड़ा सा ही लेकिन खाएंगे पूरा टेस्टी। कहने का मतलब ये है जितना भी हम पढ़े हैं वहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो जो हम पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिवीजन मोर एंड मोर टाइम, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए लोग। बात समझ गए ना? तो ये हम पढ़ाया हुआ ही होमवर्क क्यों दिए? ताकि आप एक बार रिवीजन कर ले। और एक बात और कान खोल करके सुन लीजिए, आपको सिलेबस खत्म एग्जाम से 1 सप्ताह पहले होगा। तो आपको 1 मिनट रुकिए ना, जो बात आगे बताने जा रहा हूं तो सुनिए। तो आपको सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करने का कोई मौका, इसलिए अभी से ही रिवीजन करते रहिए। समझ गए? ये बाद में कहिएगा। देखिए जीएस का सिलेबस 18 से 20 महीना का है। यही सब चीज फाउंडेशन में 18 से 20 महीना में पढ़ाते हैं। पूरा सिलेबस 18 से 20 महीने का है, लेकिन उसी चीज को जो है 3 से 4 महीना में पढ़ाना है। पढ़ा तो देंगे हम, लेकिन रिवीजन नहीं करवा पाएंगे। फाउंडेशन में क्या होता है, रिवीजन मोर एंड मोर टाइम्स हम अपने से भी करवा देते क्योंकि लंबा समय लेते हैं। लेकिन आपके बैच में हम रिवीजन नहीं ना करवा पाएंगे। जैसे दरोगा का फर्स्ट बैच सेकेंड बैच है, उसमें सिलेबस खत्म हो चुका है तो उसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं। लेकिन आपके बैच में रिवीजन करवाने का मौका नहीं मिलेगा, ना आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो इसी वजह से अभी से ही रिवीजन करते रहिए, बार बार पढ़िए एक चीज को। और जो टेक्निक बताए हैं, जो कल पढ़ाएंगे, एक रोज पहले पढ़ के आना है, फिर क्लास में पढ़ेंगे, फिर घर पे जाएंगे उसका रिवीजन करेंगे, फिर अगले दिन जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ेंगे। मतलब एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार करके पढ़ेंगे। समझ गए ना बाबू? तो सबसे पहले संडे तक जो है हम लोग जितना हम लोग पढ़ाए हैं एक बार उतना रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, और फिर संडे तक जब हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो इतना पढ़े हुए चीजों का एक टेस्ट लेंगे हम। ठीक है? इतना जितना पढ़े हैं सिर्फ उतना है, जितना पढ़े हैं सिर्फ उतना ही पढ़े हुए चीजों का कुल मिलाकर के हिस्ट्री भी पढ़े हैं, पॉलिटी भी पढ़े हैं, ज्योग्राफी भी पढ़े हैं, फिजिक्स भी पढ़े हैं, बायोलॉजी भी पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं। तो जितना हम लोग पढ़े हैं उतना का एक टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है? उतना का हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे और आप सब लोग रिवीजन कीजिए। और फिर जो है उस टेस्ट में जो बच्चा बेहतर कीजिएगा, जो बच्चा बेहतर कीजिएगा उस टेस्ट में उसको प्राइज देंगे हम। ठीक है? कुछ भी प्राइज देंगे, कुछ भी जो मन होगा वो देंगे, लेकिन प्राइज देंगे। ठीक है ना? तो आप सब लोग जो है टेस्ट दीजिए। और टेस्ट जो है दिवाली के रोज रखते हैं, और उस रोज जो लोग टॉप कीजिएगा, ठीक है,
उसको दिवाली का मिठाई खाने के लिए पैसा दे देंगे। क्या? मिठाई खाने के लिए पैसा, ऐसे मिठाई हम आपको खिलाएंगे भी। तो दिवाली के रोज जो है, आप लोग मिठाई दिवाली के रोज खाना चाहते हैं या उसके अगले दिन? देखिए, दिवाली के रोज जो है भगदड़ हो जाएगा। ऐसे जो है दिवाली के रोज भी हम रखे हैं और दिवाली के अगले रोज भी रखे हैं। तो क्लासरूम के लड़का को दिवाली के अगले रोज जो है हम आपको मिठाई खिला देंगे, ठीक है ना। और फिर जो है दिवाली में घर नहीं जाना है, दिवाली में दिवाली का मिठाई हम ही खिला देंगे। हम ही को बड़ा भाई मान लीजिए आप सब लोग, समझ गए? दिवाली का मिठाई हम खिलाएंगे आपको। और फिर छठ में घर चल जाइएगा। छठ में क्योंकि हम बांधियो करके रखेंगे ना, तैयो आप नहीं रुकिएगा, हमको पता है ये बात, ठीक है ना। तो छठ में 2 से 3 दिन हम छोड़ देंगे, बाद बाकी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 25-26 तारीख तक, खरना से एक दिन पहले तक क्लास होगा। खरना कब है? संभवतः 26 को है, 26 या 27 को है, 26 को है। अगर 26 को है तो 25 को पढ़ा के छुट्टी दे देंगे, 25 को पढ़ा के छुट्टी दे देंगे। कोई दिवाली के रोज भी आपका क्लास है, दिवाली के रोज आना है। और टेस्ट दिवाली के रोज करवा देते हैं। क्या? काहे कि देखिए बाबू, है क्या कि संडे तक हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे। अब तो फिर रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट देंगे और क्वेश्चन जो बताए हैं ना, क्वेश्चन उसी में से रहेगा। हम क्वेश्चन आउट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन घुमाएंगे फिराएंगे कुछ नहीं। लगभग आप सब सब्जेक्ट मिला करके 2000 के आसपास तो क्वेश्चन किए होंगे, 1500 से 2000 एकदम किए हैं। 1500 से 2000, 2000 के आसपास आप क्वेश्चन किए हैं, नहीं किए हैं? एकदम किए होंगे। तो ये 2000 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 2000 क्वेश्चन में से 50 गो क्वेश्चन रहेगा, 100 गो, ठीक है, 100 गो कर देते हैं, 100 गो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बाबू। तो फिर टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। टेस्ट हम संडे या मंडे दोनों में से किसी भी दिन ले लेंगे, हम आपको बताएंगे नहीं, काहे कि टेस्ट का डेट ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो आप लोग नहीं आइएगा। बहुत लोग टेस्ट से भागता है, ठीक है। तो संडे या मंडे, संडे तक में कुल मिलाकर के हम ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे कल का होमवर्क दे दिए हैं, परसों का होमवर्क ये है पॉलिटी 5वां चैप्टर और बायोलॉजी, पॉलिटी 5वां चैप्टर और इकोनॉमिक्स चौथा चैप्टर, इकोनॉमिक्स चौथा चैप्टर। पॉलिटी अगला दिन का है, अगला दिन का है। देखिए कल का होमवर्क है, सुनिए एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं। पॉलिटी चैप्टर नंबर 4 कल का होमवर्क है, पॉलिटी चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ये कल का होमवर्क है। परसों का होमवर्क है इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 और पॉलिटी चैप्टर नंबर, यानी जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं दिवाली से पहले उसका रिवीजन हम लोगों का कंप्लीट, ठीक है बाबू, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल।